हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है भाभी का अपमान। भाभी वैष्णवी की शादी पास आ रही है। आप एक हफ्ते पहले ही आ जाना। शादी के सारे काम आपको ही संभालने हैं। आपको तो पता ही है कितने काम होते हैं शादी वाले घर में। मैं तो वैष्णवी की रस्मों में व्यस्त रहूंगी, तो आपको ही देखना है सब। सुषमा जी ने अपनी भाभी राधा को फ़ोन पर हुक्म सुना दिया। हाँ जी जी, मैं समय से आ जाऊंगी कहकर राधा जी ने फ़ोन रख दिया। राधा जी कुछ पल तक उसी जगह खड़ी रहीं। वह अच्छी तरह समझ रही थी कि यह बुलावा प्यार से ज़्यादा ज़रूरत का है। शब्दों में मिठास ज़रूर थी, लेकिन उनके पीछे छिपा मतलब उनसे छिपा नहीं था। उन्होंने धीरे से फ़ोन मेज़ पर रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गईं। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे, कोई सब्जी वाला आवाज़ लगा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके मन के भीतर एक हलचल चल रही थी। उन्हें यह पहली बार नहीं लगा था कि उन्हें सिर्फ काम के लिए बुलाया जा रहा है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ था कि रिश्तों के नाम पर उनसे उम्मीदें रखी गईं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ जिम्मेदारियां ही मिली। फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और रसोई की ओर बढ़ गईं। घर के काम उनका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने हमेशा की तरह बिना किसी शिकायत के उन्हें करना शुरू कर दिया। उधर सुषमा और विनय भाई बहन हैं। उनकी माँ शांति देवी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन इस वजह से बेटे बहू को हमेशा इग्नोर कर देती हैं। राधा को यह बात बहुत खलती थी, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। विनय की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते थे। उन्होंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और जो कमाते थे उसी में अपने परिवार को अच्छे से चलाते थे। राधा जी भी इसी स्वभाव की थीं। उन्होंने कभी ज़्यादा की इच्छा नहीं की, जो था उसी में खुश रहने की कोशिश की। लेकिन जब बार बार उन्हें नज़रअंदाज किया जाता तो दिल में दर्द जरूर होता था। उधर सुषमा के पति सरकारी अधिकारी थे, इसलिए उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बड़े घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, हर सुविधा होना, ये सब उनकी आदत बन चुका था। और शायद इसी वजह से उन्हें दूसरों की मेहनत और भावनाओं की उतनी कद्र नहीं थी। शांति देवी ने ही सुषमा को समझाया था कि कैसे मीठे शब्दों में राधा को बुलाया जाए, ताकि वह बिना कुछ सोचे समझे आ जाए और काम संभाल ले। फोन रखने के कुछ देर बाद ही शांति देवी ने राधा को आवाज़ दी, बहू जरा इधर आओ। जी माँ जी। राधा तुरंत उनके पास आकर खड़ी हो गई। विनय से कह दूंगी समय से छोड़ आएगा तुझे, तैयारी कर लेना। शांति देवी ने कहा, माँ जी, मैं सोच रही थी कि शादी में इतने दिन पहले जाना है, तो शादी में पहनने के लिए एक साड़ी ले आऊं। बाद में बाजार जाने का समय नहीं मिलेगा। शांति देवी ने तुरंत जवाब दिया, अरे बहू, नए कपड़ों की क्या जरूरत है। इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं तेरे पास, उनमें से कोई पहन लेना। राधा चुप हो गई। उन्होंने बस ठीक है कहा और वापस अपने काम में लग गई। वह अपने अलमारी के सामने बैठी थी और अपनी साड़ियों को देख रही थी, लेकिन आज उन्हें कोई भी साड़ी नई नहीं लग रही थी। उन्होंने एक सादी सी साड़ी अलग रख दी और अलमारी बंद कर दी। मन ही मन उन्होंने खुद से कहा, ठीक है, जो है उसी में काम चला लूँगी। अगले कुछ दिन तैयारी में बीत गए। राधा ने अपने घर का सारा काम पहले से ही व्यवस्थित कर दिया, ताकि उनकी अनुपस्थिति में कोई परेशानी ना हो। जाने का दिन आ गया। सुबह सुबह उठकर उन्होंने घर का काम निपटाया, बच्चों के लिए ज़रूरी चीज़ें रखी और फिर खुद तैयार हो गईं। विनय जी भी तैयार थे। दोनों साथ में सुषमा के घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में दोनों चुप थे। विनय जी कई बार राधा की ओर देखते, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन फिर चुप रह जाते। जब वे सुषमा के घर पहुंचे तो दरवाजा खुलते ही सुषमा ने बिना रुके कहा, अरे भाभी आ गई, अच्छा हुआ, बहुत काम पड़ा है, जल्दी आइए। राधा ने मुस्कुराकर नमस्ते किया, लेकिन उन्हें बैठने का मौका तक नहीं मिला। भाभी, पहले ये सब्जी काट दीजिए, फिर चाय बना लीजिए, मेहमान आने वाले हैं। राधा ने चुपचाप सब्जी ले ली और रसोई में चली गई। उन्हें यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगा कि यहाँ उनका स्वागत नहीं बल्कि उपयोग हो रहा है। पहला दिन ही उनके लिए थकाने वाला था। सुबह से लेकर रात तक वह लगातार काम करती रहीं। कोई यह नहीं पूछ रहा था कि वह थकी हैं या नहीं, कोई यह नहीं कह रहा था कि भाभी बैठ जाइए। वह बस काम करती रहीं। शाम को जब सब लोग साथ बैठकर बातें कर रहे थे, राधा रसोई में बर्तन धो रही थी। रात बीत गई, लेकिन राधा जी की थकान पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सुबह हुई, राधा जी ने चाय चढ़ाई, फिर नाश्ते की तैयारी में लग गईं। आटा गूथा, सब्जी काटी, गैस पर तवा चढ़ाया। थोड़ी ही देर में घर के बाकी लोग उठने लगे। भाभी, चाय बन गई क्या? भाभी, मेरे लिए बिना चीनी की बना देना। भाभी, बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर देना। हर तरफ से आवाज़ें आने लगीं। राधा जी हर आवाज़ का जवाब देती और काम करती जाती। उनके लिए अब यह सब सामान्य हो चुका था कि हर कोई उन्हें पुकारे और वह बिना रुके सबके काम करती जाएं। नाश्ता बनाते बनाते दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू हो जाती। रसोई में खड़े खड़े ही वह अगले काम के बारे में सोचती रहती। इसके बाद दाल बनानी है, फिर चावल, फिर सब्जी। उन्हें एक पल के लिए भी बैठने का मौका नहीं मिलता था। जब तक सब लोग आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते, तब तक राधा जी रसोई में अगली तैयारी में लगी होती। दोपहर में जब सब लोग खाने के लिए बैठे
तभी राधा जी रोटियां बना रही थी। भाभी जरा जल्दी दीजिए, गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, सुषमा जी ने कहा। राधा ने बिना कुछ कहे रोटियां बनाई और सबको परोसती रहीं। जब सब लोग खा चुके तब जाकर उन्होंने अपने लिए खाना निकाला। रोटी ठंडी हो चुकी थी, सब्जी भी वैसी नहीं थी जैसी अभी भी बनी थी, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे चुपचाप खाना शुरू कर दिया। उन्हें आदत थी अब इस तरह खाने की। घर में इतने लोग थे लेकिन राधा जी को किसी ने भी अपने पास बैठाकर खाने को नहीं कहा। सबके अपने अपने घेरे थे, अपनी अपनी बातें थीं। विनय जी यह सब देख रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहे थे। एक बार उन्होंने धीरे से कहा, राधा थोड़ा आराम कर लो, मैं देख लेता हूँ। लेकिन तभी सुषमा जी की आवाज़ आई, भाई आप रहने दीजिए, भाभी कर लेंगी, उन्हें आदत है। विनय जी चुप हो गए। राधा जी ने उनकी ओर देखा और हल्का सा सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो कुछ मत कहिए। शांति देवी सब देख रही थी। उन्हें यह सब सामान्य लगता था। कभी कभी तो वह खुद ही कह देती, बहू ये काम भी कर ले। राधा जी बिना कुछ कहे वह काम भी कर देती। घर में अगर कोई राधा जी की हालत को सच में समझ रहा था तो वह थी वैष्णवी। वह कई बार रसोई में आकर कहती, मामी आप बैठ जाइए, मैं कर लेती हूँ। राधा मुस्कुरा देती, नहीं बेटा तुम अपनी शादी की तैयारी करो। लेकिन मामी आप थक जाती होंगी, थोड़ी थकान तो हर काम में होती है। शाम होते होते राधा जी की थकान और बढ़ जाती। लेकिन काम खत्म नहीं होता। चाय बनानी होती, फिर रात के खाने की तैयारी करनी होती। मेहमानों की आवाज़ें, बच्चों की शरारतें, बड़ों की फरमाइशें, सब कुछ चलता रहता। जब रात को सब लोग सो जाते तब जाकर राधा जी को थोड़ी राहत मिलती। वह चुपचाप एक कोने में बैठ जाती। उनके हाथ दर्द कर रहे होते, पैरों में सूजन आ जाती, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। बस कुछ दिन की बात है, वैष्णवी की शादी है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब शादी में 2 दिन बचे थे। घर में चहल पहल और बढ़ गई थी। हर कोई अपने कपड़ों, गहनों और तैयारियों में लगा था। कोई पार्लर की बात कर रहा था, कोई मेकअप की, कोई फोटो की, लेकिन राधा जी अब भी रसोई में ही थी। अब शादी में सिर्फ 1 दिन बचा था। घर में हर तरफ भाग दौड़ थी। राधा जी सुबह से ही लगातार काम कर रही थी। कोई यह नहीं सोच रहा था कि उन्हें भी शादी में शामिल होना है। आखिर वह दिन भी आ गया। सुबह से ही घर में हलचल थी। सुषमा जी वैष्णवी को लेकर ब्यूटी पार्लर जाने की तैयारी कर रही थी। भाभी हम पार्लर जा रहे हैं, आप घर संभाल लेना, सुषमा जी ने जाते जाते कहा। राधा जी ने सिर हिला दिया। अब पूरा घर राधा जी के जिम्मे था। मेहमानों को संभालना, बच्चों को देखना, चाय पानी देना, सब कुछ वहीं कर रही थी। कभी कोई आवाज़ लगाता, भाभी पानी दीजिए, भाभी बच्चा रो रहा है, भाभी जरा ये काम कर दीजिए। राधा जी हर बार तुरंत काम करने लगती। दोपहर तक आते जाते उनकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने काम करना बंद नहीं किया। शाम होने लगी थी। बारात आने का समय नज़दीक था। राधा जी ने जल्दी जल्दी सारे काम खत्म किए और सोचा अब मैं भी तैयार हो जाऊं। वह कमरे में गई और साड़ी निकाल कर पहनने लगी। राधा जी ने जल्दी जल्दी अपनी साड़ी पहनी। साड़ी साधारण थी, लेकिन उन्होंने उसे जितना सलीके से पहन सकती थी उतना ठीक किया। बालों को समेट कर जूड़ा बनाया और शीशे में खुद को एक बार देखा। चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे हल्की सूजन थी और दिन भर की भागदौड़ ने उनकी चमक को ढक लिया था। लेकिन फिर भी उन्होंने पल्लू ठीक किया और खुद को संभाल लिया। उन्हें पता था कि अब समय बहुत कम है। बाहर बारात आने वाली थी और घर में हलचल तेज हो चुकी थी। तभी बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई, कुछ लोगों की आवाज़ें, कुछ बच्चों की दौड़ भाग, सब कुछ एक साथ सुनाई देने लगा। राधा जी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बाहर जाने लगीं। उसी समय सुषमा जी और बाकी औरतों भी पार्लर से तैयार होकर लौट रही थीं। सुषमा जी पूरी तरह सजी धजी थीं। भारी साड़ी, गहने, मेकअप, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उनकी नज़र राधा जी पर पड़ी, वह रुक गईं। भाभी आप अब तक तैयार नहीं हुई, उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा। राधा जी कुछ क्षण के लिए चुप रहीं, फिर धीरे से बोलीं, बस अभी हो गई हूँ, आप लोग चलिए, मैं पीछे आती हूँ। सुषमा जी का चेहरा नाराज हो गया। हम सब आपका इंतजार करें क्या? वहाँ बारात आ जाएगी तो स्वागत कौन करेगा? उनकी आवाज़ में नाराज़गी साफ थी। राधा जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ सिर झुका लिया। उसी समय वैष्णवी वहाँ आई। मम्मी बस करो, मामी को तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप लोग चलिए। मामी मेरे साथ आ जाएंगी। सुषमा जी ने कुछ पल के लिए वैष्णवी को देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गईं। राधा जी ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद राधा जी भी शादी स्थल पर पहुंच गईं। वहाँ चारों तरफ रोशनी थी, सजावट थी, लोग थे, हंसी खुशी का माहौल था। हर कोई सजा धजा था, हर कोई किसी न किसी से बात कर रहा था, लेकिन राधा जी उस भीड़ में भी अलग सी लग रही थी। उन्होंने चुपचाप एक किनारे जाकर बैठना सही समझा। वहां बैठकर वह सब कुछ देख रही थी, लोगों की बातें, हंसी, फोटो खिंचवाना, सजावट, सब कुछ। लेकिन कोई उनके पास आकर बैठा नहीं। इतनी भीड़ में भी राधा जी को अकेलापन महसूस हो रहा था। घर में भी वह काम में लगी थी, यहाँ भी वह एक किनारे बैठी थी। किसी ने यह नहीं पूछा कि भाभी आप यहाँ बैठी हैं, आइए हमारे साथ। कुछ देर बाद जयमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आए। सब लोग उनके पास जाकर फोटो खिंचवाने लगे। राधा जी दूर से यह सब देख रही थी। जब जयमाला खत्म हुई और लोग आशीर्वाद देने जाने लगे, तब विनय जी राधा जी के पास आए। चलो हम भी आशीर्वाद दे दें।
राधा जी उठी और उनके साथ चल दी। जैसे ही वह स्टेज के पास पहुंची, कुछ औरतें उन्हें देखकर धीरे धीरे आपस में बातें करने लगीं। ये लड़की की मामी है क्या? हाँ, लग तो रही है। कैसी साड़ी पहनी है, बिल्कुल पुरानी लग रही है। और देखो बाकी सब कैसे तैयार हैं। राधा जी के कानों तक सब पहुंच रहा था। जैसे ही सुषमा जी की नज़र उन पर पड़ी, उन्होंने तुरंत उन्हें रोक लिया। भाभी, जरा इधर आइए। उन्होंने राधा जी का हाथ पकड़ा और उन्हें एक तरफ ले गईं। ये कैसी साड़ी पहनी है आपने? आपके पास एक ढंग की साड़ी भी नहीं थी क्या? मेरी नाक कटवा दी आपने, सुषमा जी ने कहा। यह सुनकर राधा जी ने पहली बार सिर उठाकर उनकी ओर देखा। हाँ, नहीं है मेरे पास ढंग की साड़ी। सुषमा जी चौंक गईं। जितना मेरे पति कमाते हैं मैं उसमें खुश हूँ। मुझे किसी की भीख की ज़रूरत नहीं है। सारा दिन काम करके कोई पार्लर जैसा खूबसूरत नहीं दिख सकता। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। सुषमा जी कुछ बोल नहीं पाईं। मुझे फ़ोटो खिंचवाने का कोई शौक़ नहीं है। आप लोग तैयार होकर आई हैं, आप ही फ़ोटो खिंचवा लीजिए। मैं यहाँ वैष्णवी की खुशी में शामिल होने आई थी, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ काम के लिए बुलाया गया। सुषमा जी अब पूरी तरह चुप थीं। राधा जी ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली। रिश्ते प्यार और सहयोग से बनते हैं। अगर रिश्तों में प्यार और सहयोग की कमी हो तो वहाँ रिश्ते नहीं समझौते होते हैं। पास खड़े कुछ लोग अब उनकी बातें सुनने लगे थे। मैं यहाँ वैष्णवी की खुशी में शामिल होने आई थी, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ काम के लिए बुलाया गया। सुबह से रात तक मैंने हर काम किया, बिना कुछ कहे, बिना किसी उम्मीद के। जब सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे तब मैं रसोई में थी। जब सब तैयार हो रहे थे तब भी मैं काम कर रही थी। और जब मेरी बारी आई तब आपने मेरी साड़ी पर सवाल उठा दिया। मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मुझे किसी से तुलना की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की चीज़ें लेकर अच्छा दिखने की ज़रूरत है। मैं जा रही हूँ। सुषमा जी ने चौंक कर उनकी ओर देखा। आप अच्छे से तैयार होकर आई हैं, आप ही सब संभाल लीजिए। और जहाँ तक बात है मेरे काम की, उन्होंने शांति देवी की तरफ देखा, आज के बाद आपको इस नौकरानी की सेवाएं उसके आत्मसम्मान को कुचल कर नहीं मिलेंगी। शांति देवी वहीं खड़ी थी। उन्होंने सब कुछ सुना। पहली बार उनके चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। उन्होंने अपनी बहू को हमेशा काम के रूप में देखा था, लेकिन आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि वह भी एक इंसान है जिसका अपना सम्मान है। लेकिन अब कुछ कहने का समय निकल चुका था। विनय जी थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। उनके मन में गर्व भी था और दुख भी। गर्व इस बात का कि उनकी पत्नी ने आज अपने लिए आवाज़ उठाई, और दुख इस बात का कि वह खुद कभी उसके लिए खड़े नहीं हो पाए। वैष्णवी की आंखों में आंसू थे। वह सब समझ रही थी। वह जानती थी कि मामी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, लेकिन आज उसकी शादी का दिन था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आसपास खड़े लोग चुप थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन सबके मन में एक ही बात थी। राधा जी ने गलत नहीं कहा। राधा जी ने एक बार फिर चारों तरफ देखा, फिर बिना किसी से कुछ कहे वह धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगीं। बाहर निकलते ही उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कई दिनों से रुकी हुई सांस आज पूरी हुई हो। उनके चेहरे पर अब वही थकान थी, लेकिन उसके साथ एक सुकून भी था। अंदर शादी की रौनक अब भी जारी थी। संगीत, हंसी, फोटो सब कुछ चल रहा था, लेकिन राधा जी के लिए वह सब अब पीछे छूट चुका था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।